वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 1, जिसका हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं और आपको मैंने अच्छे से टॉपिक समझाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा होता है और उसके फेजेस क्या होते हैं। ये सारे ही टॉपिक्स हमने कवर करे हैं पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर रेफर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के अंदर उसके स्टेजेस हैं। देन हमारा फ्रेम्स है, फ्रेम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रेम्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। देन हमारे पास स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारे टॉपिक्स आज हम अपने कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? A product life cycle is the length of time from a product first being introduced to consumers until it is removed from the market. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरा आया है मार्केट के अंदर, तो जब स्टार्टिंग से वो आया और जब तक एंड तक वो रहेगा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, वो क्या है, मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, उसकी कितनी लेंथ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट मेरा मार्केट से हमेशा रिमूव ही हो। ठीक है, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होता है। ऐसे नहीं है कि आज प्रोडक्ट आया और 4 दिन बाद वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, नहीं। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं। तो जैसे टिकटॉक ऐप था, ठीक है, तो वो मार्केट में आया था और कुछ टाइम तक वो चला, उसके बाद वो बैन हो गया, वो नहीं चलता इंडिया के अंदर। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स, ये हमारा क्या है, एक ऐप की एग्जांपल मैंने आपको दी है, तो ये भी हमारा तरीके का क्या है, प्रोडक्ट है जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और कुछ टाइम के बाद वो एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, तो ये उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था। ठीक है, A product life cycle is usually broken down into 4 stages: introduction, growth, maturity and decline। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो बनना चाहिए, तो डेवलपमेंट भी एक तरीके का फेज है, हमारा एक स्टेज है। जो ऑलरेडी अगर प्रोडक्ट बना हुआ है तो डेवलपमेंट है, मतलब उसको डेवलप करा हुआ है हमने। देन उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। देन उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। अब इनको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, और उसको हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मार्केट स्ट्रेटजी यूजुअली थ्रू एन इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट। अब अगर कोई प्रोडक्ट आया है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मिंत्रा ऐप आया, मीशो ऐप आया, ठीक है, इन सब के बारे में हमें तो पता नहीं था, लेकिन इसको क्या किया, एडवर्टाइज किया गया, बार बार उसकी एड्स दी गई। ठीक है, तो उसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराना, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कि ये एक ऐप है, वहाँ पर आपको इतना ऑफर मिलता है, वहाँ पे आपको इतनी क्वालिटी का इतना अच्छा कपड़ा मिलता है। तो ये सब क्या है, मेरी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट कराना। एक तरीके से हम लोग कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। अगर मीशो ऐप है, जब वो अभी कुछ टाइम पहले लेटेस्ट ऐप है वो, ठीक है, उससे पहले फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, लेकिन आज सब लोग मीशो को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग कैसे की गई कि वो बहुत सस्ता सामान उस पर मिलता है, बहुत चीपर रेट पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से की गई, मार्केटिंग की गई कि कंज्यूमर्स उसे खरीद सके। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं वो दिखाना और उसको मार्केट में लेकर आना, उसका एडवर्टाइज करना अच्छे से, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इसको हम इंट्रोडक्शन फेज के अंदर बोल सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ठीक है, सेकेंड वन इज योर ग्रोथ। If a product successfully navigates through the market introduction, it is ready to enter the growth stage of the life cycle. This should see growing demand, promote an increase in production and the product becoming more widely available. ठीक है, अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। अब अगर मेरा जो ऐप है वो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन उसके इंस्टॉलर ही नहीं है अभी, तो वो ग्रोथ पे नहीं है। लेकिन अगर एक एडवर्टाइजमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको इंस्टॉल करा,
उसको उसमें प्रोडक्ट्स को चेक किया तो उसकी क्या हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर दिया है, 80% ऑफर दे दिया जो बाकी ऐप्स पे अवेलेबल नहीं था। तो जब वही चीज़ फ्लिपकार्ट पे मुझे 200 की मिल रही है, वही चीज़ मुझे मीशो पे 150 रुपीज़ की मिल रही है, तो मैं 150 रुपीज़ में परचेज करके देखूंगी और अगर मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो मैं मीशो से बाय करूंगी। तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने क्या किया, हमें ऑफर दिया तो हमने उस पर स्विच कर दिया कि फ्लिपकार्ट की जगह हमने मीशो से सामान मंगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। और एक बार जब वो उसकी ग्रोथ हो गई तो क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इन द मार्केट प्लेस बिकम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंटिन्यू ड्राइविंग सेल इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अब वही बात है कि अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मीशो भी है, मिंत्रा भी है, हर किसी पे आप ड्रेसेस खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन हर किसी का प्राइस अलग होगा। ठीक है, हर किसी का सेल करने का तरीका अलग होगा। तो कंपटीशन हर चीज़ में है, लेकिन उसको किस तरीके से हमें स्विच कराना है यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड किससे करता है कि कॉम्पिटिशन्स के अंदर कौन अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ उसकी ही अच्छी होगी जो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मिंत्रा ऐप है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसमें कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उनके ऊपर स्विच करेंगे अगर हमें क्वालिटी के ऊपर जाना है। अगर हमें सस्ता खरीदना है तो हम मीशो के ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने सेट कर ली हैं अपने दिमाग में कि अगर हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हम इस ऐप को रेफर करेंगे, अगर हमें थोड़ा सस्ता सामान चाहिए तो हम इस ऐप को रेफर करेंगे, अगर हमें वर्थफुल सामान चाहिए, कुछ ट्रस्ट वर्थी है, वो हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। तो ये सब उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी एक इमेज क्रिएट की गई है, तो वो उनका ग्रोथ करने का एक लाइफ साइकिल हो गया। Okay, next third one is your maturity. As the product life cycle reaches this mature stage, there are the beginning of market saturation. Many customers will now have bought the product and competitions will be established, meaning that branding, price and product differentiation become even more important to maintain a market share. अब maturity के अंदर क्या आएगा कि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, उसकी ग्रोथ भी होगी और उसे लोग जानते भी हैं, तो मैच्योरिटी के अंदर क्या आएगा, उसको लोग उतना ही खरीदते रहे, उसको उतना ही मेंटेन करके रखना कि उसका जो साइकिल है वो नीचे ना गिरे, ग्रोथ हो रही है तो ऊपर की तरफ चलती रहे, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कैसे उसे मेंटेन करना है उस तरीके से। अब अगर मुझे पता है कि एक मीशो ऐप है, मिंत्रा ऐप है, तो पता है लोगों को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एडवर्टाइज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सेल्स दे रहे हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स दे रहे हैं, ताकि क्या होगा, बार बार इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है मिंत्रा ऐप हमारे फोन में है बट उसको हमने ओपन करके नहीं देखा, बट हमने यूट्यूब पे या कहीं पे भी फेसबुक पे ऐड देखा कि अभी सेल चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे मिंत्रा को ओपन करेंगे। तो ये क्या है, मैच्योरिटी फेज के अंदर आ जाएगा कि हम उसको, बिगनिंग तो हो गई, उसकी स्टार्टिंग हो गई है बट उसकी ग्रोथ भी हो गई है, लेकिन अब उस ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, इट इज अ मैच्योरिटी फेज। ठीक है, आप बोलोगे कि ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो हमें पता है, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही हैं जो हमारी स्टेजेस के अंदर आ रही है, और आप यही एग्जाम्पल्स को अपने फॉर्म में बना के, अपनी इंग्लिश में बना के आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर डिक्लाइन. Eventually, as competition continues to rise with other companies seeking to emulate your success with additional product, feature or lower prices, so the life cycle will go into decline. Many companies will begin to move on to different ventures as market saturation means there is no longer any profit to be gained. अब वही चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि अगर मेरे पास दो ऐप्स हैं, तो मैं अगर दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों में मुझे सेम सामान मिल रहा है, तो एक में कॉस्ट ज़्यादा है, एक में कॉस्ट कम है, और उसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, तो जो कम कॉस्ट वाले हैं उसके भी रिव्यू अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली मैं कम कॉस्ट वाले को प्रेफर करूँगी, राइट। तो वहाँ पर अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो रिस्क रहता है कि जो मेरा ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो सकती है, वो वापस से नीचे की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर अगर वेंचर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसके पास जाएंगे जिसमें उसको प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है, तो हम उसके पास जाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ना कि हमें लॉस हो रहा है। तो हम कभी भी कुछ भी अगर परचेज करते हैं तो उससे पहले हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाके चेक करते हैं कि ये चीज़ अगर मुझे ऑफलाइन इतने की मिल रही है, ऑनलाइन इस ऐप पर इतने की मिल रही है, ऑफलाइन इस ऐप पर इतने की मिल रही है, तो मुझे कहाँ से फ़ायदा है, कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उस ऐप से या उस जगह से सामान लेने को प्रेफर करती हूँ। तो सेम केस है,
अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तो उसका लाइफ साइकिल कैसे होगा कि पहले तो हम उस चीज़ के बारे में लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ है, ग्रोथ होगी उसकी, अगर लोगों को पता लगेगा तो उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, और फिर उसके बाद उसे मेंटेन करके रखेंगे ताकि उसकी ग्रोथ बढ़ती रहे, घटे ना। और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपने एडवर्टाइज नहीं किया, आपने ऑफर्स नहीं दिए, लोगों उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, अपनी वर्डिंग में आप बना के लिख सकते हो, बट आपको ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको लिखना है, तो आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज फ्रेम इन SPM। ठीक है, SPM क्या है मेरा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फ्रेम क्या होता है, ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, tasks and tools that provide guidance and structure for the execution of a project. The framework helps organization map out the progression हाँ जी, of the individual project steps from beginning to completion. The framework includes all aspects of the project from required resources and tools to specific processes and tasks. अब फ्रेम क्या होता है मेरा, कोई भी फ्रेम होता है, सेट ऑफ प्रोसेसेस होता है, सेट ऑफ टास्क होता है, बहुत सारे टूल्स इंक्लूडेड होते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस होती है कि किसी काम को किस तरीके से करना है। यानी कि अगर मुझे कोई भी काम करना है, ठीक है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लूँ तो उसके अंदर अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे कि इन चीज़ों को फॉलो करके आप इस काम को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें अगर कभी भी कुछ भी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले हम पिछले वाले प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, देन उससे रेफरेंस लेकर हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। देन एक इंसान जो है सिंपल अपना एडवाइस दे रहा है कि हम ऐसे बनाते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है बनाने का किसी भी न्यू चीज़ को, वो ये है कि हम पहले 2-3 लोगों से डिस्कस करेंगे, मीटिंग होगी उसके बारे में, देन उसके बाद हम लोग कुछ एनालाइज करके फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट स्टेप्स, अब अगर कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहने वाला है, उसको हम बोलेंगे फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू कंप्लीशन, और स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट तक वो फ्रेम कैसे दिखने वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रेमवर्क। द फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड टूल्स टू स्पेसिफिक प्रोसेस एंड टास्क, और उसके प्रोसेस को किस तरीके से काम में लाकर हमें अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपने फ्रेमवर्क को कंप्लीट करना है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, अब SPM के अंदर हम 2-3 तरीके के फ्रेम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर फ्रेम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरा एक ढांचा होता है, एक लाइक बॉडी की तरह होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी ऐसे होगी, एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो स्ट्रक्चर फ्रेम उससे ही रिलेट करना है आपको स्ट्रक्चर से। द स्ट्रक्चर फ्रेम फोकसेस ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। और हायरार्की, हायरार्की क्या होती है, जो टॉप टू बॉटम आती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा पेरेंट है, उसके बाद चाइल्ड है, उसके बाद उसके चाइल्ड है, यानी कि पहला जो प्रोजेक्ट होगा हमने उससे कुछ रेफरेंस लेकर दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, देन उन प्रोजेक्ट्स के रेफरेंस लेकर फिर हमने और प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। तो हर एक प्रोजेक्ट का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का, उस स्ट्रक्चर से हमें क्या लेनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। अब अगर एक प्रोजेक्ट पर 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ वो 4 लोग एक ही फेज पे काम कर रहे हैं, नहीं, तो मैं उसको डिवाइड करना चाहती हूँ कि 2 लोग जो है वो कोडिंग पे काम करेंगे और जो 2 लोग हैं वो किस पे, टेस्टिंग पे काम करेंगे। जितना जितना कोडिंग हो रहा है उतना उतना क्या करो, टेस्टिंग करते रहो साथ साथ। तो अगर मैं लेबर को डिवाइड कर दूँ तो ये क्या कर देगा, मेरी इनहैंस कर देगा प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, एंड दैट द चेन ऑफ कमांड शुड फंक्शन इन अ एफिशिएंट वे टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। अब जो भी मेरा लास्ट में एट लास्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैं मीट करना चाहती हूँ तो ये जो मेरा लेबर को डिवीजन करने का काम है बहुत एफिशिएंट वे है।
ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है अगर मैं अपने लेबर्स को डिवाइड कर रही हूँ कि आप अगर 5 लोग काम कर रहे हैं एक टीम के अंदर, तो मैं 2 लोगों को बोल रही हूँ आप कोडिंग करो, 3 लोगों को बोल रही हूँ आप टेस्टिंग करो, ठीक है। तो वो क्या है, अगर मैंने उनको डिवाइड कर दिया है काम, तो बहुत एफिशिएंट वे है, अच्छे तरीके से जल्दी काम होगा और जल्दी मैं अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाऊंगी, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट विद दिस फ्रेम। अब ऑब्वियसली अगर मैंने एक टीम के अंदर 2 लोगों को अलग काम दिया, 3 लोगों को अलग काम दिया, 2 लोगों को अलग काम दिया और उनको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट में सिंगल बंदे से बनवा रही तो मुझे पता है कि उसमें टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। और उस एक इंसान का दिमाग एक तरीके से चलेगा, बट अगर 4 लोग करें तो अलग अलग आइडियाज आएंगे और अलग अलग तरीके से अपने अपने न्यू आइडियाज जनरेट करेंगे, तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है। बट उसको कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है, एंड कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना भी ज़रूरी है। अब अगर हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है और उनको पता ही नहीं है कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है, सामने वाले का काम कहाँ तक पहुँचा है, तो फिर वो एक ओवरलैप हो जाएंगी चीज़ें। तो कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है, और ये ही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दोनों स्ट्रक्चर फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। व्हेन लीडर्स यूज द स्ट्रक्चर फ्रेम दे फोकसेस ऑन गोल्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल टू पुश देयर टीम्स। अब ऑब्वियसली अगर एक टीम है तो वो क्या करेगी, उसका कोई लीडर होगा, जो मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। तो अगर कोई भी फ्रेम के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसका कोई लीडर है, और वो लीडर क्या करता है, फोकस करता है कि उसका जो लास्ट में एट लास्ट गोल है वो अचीव हो रहा हो, ठीक है। और वो इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा किस पे कंट्रोल करता है, अपनी टीम को पुश करता है कि वो जो उन्होंने एक व्यू बनाया हुआ है, जो उन्होंने ओवरव्यू रखा था या फिर जो उन्होंने एनालाइज किया था, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। This frame is most useful when roles are clear, goals are defined, and there is little or no conflict or ambiguity. This is also a useful frame to use when quality is important because it deals with problem using rationally and logic. अब वही चीज़, अब सारा काम क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर वे में हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही नाम से ही क्लियर है कि अगर स्ट्रक्चर वे में काम होगा तो बहुत क्लियर काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। और एक टाइम अगर हमने दिया है एक इंसान को कि आपने इतने से इतने टाइम में अपना फेज कंप्लीट कर देना है, और आपने कोडिंग वाले को टाइम दिया कि आपने से इतने टाइम में अपनी कोडिंग कंप्लीट करनी है, आपने टाइम दिया कि जैसे जैसे कोडिंग हो रही है आपने वैसे वैसे टेस्टिंग करनी है, तो आप स्ट्रक्चर वे में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है, आपको क्लियर है। और ये तभी हो सकता है अगर आपको क्लियर है कि आपको किससे क्या क्या काम कराना है और आप किससे क्या जाके क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। और किसी को भी अगर रिस्क आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तभी आप स्ट्रक्चर फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सकते, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते एट अ टाइम, तो फिर आप स्ट्रक्चर फ्रेम का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अब अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो बहुत एफिशिएंट काम होगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे, अच्छे तरीके से काम होगा, ठीक है। और इसमें जो लॉजिक है वो भी अच्छा रहता है। तो स्ट्रक्चर फ्रेम हमारा आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और स्ट्रक्चर फ्रेम आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम। ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम क्या कहता है, द ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल। इट अज्यूम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन विद एक मिनट if it meets the needs of everyone who works there. When leaders use the human resource frame, they focuses on employee needs, moral and individuality and motivation. अब human resource की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, humans की बात हो रही है। तो human resource के अंदर जितने भी organization के अंदर लोग काम करते हैं, हमें उनके बारे में सोचना है कि वो कैसे काम करेंगे, किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कैसे इन्वायरमेंट में काम करेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो फिर कैसे बात करेंगे, वो लोग आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही कोई काम करते हुए तो उसको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई अकेले काम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो ये सारा का सारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉय की नीड है, फॉर एग्जांपल अगर उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया है लेकिन उसको बीच में छुट्टी भी चाहिए, तो वो उसकी एक सिंपल बेसिक नीड है, तो ये सब क्या आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, दे ट्राई टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट दैट्स केयरिंग, दैट्स फुल ऑफ ट्रस्ट एंड वेयर पीपल कम्युनिकेट ओपनली. Team members have access of
ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड दे क्रिएट अ कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट एंड पॉसिबिलिटी। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, राइट। और वहाँ पर अगर हमारे पास इन्वायरमेंट ऐसा है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, लोग आपस में बात ही नहीं करते, सबको अपना अपना काम दिया है और आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पार्ट दे दिया कि आपको इस पार्ट पे काम करना है, ठीक है, आपको डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल आपको डिज़ाइनिंग का फेज दे दिया और बाकी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो अगर आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा तो फिर आपको कितना लगेगा कि मैं किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल है कि वहाँ पर हर लोगों को कम्युनिकेट करने की इजाज़त हो और कम्युनिकेट कर पाए ओपनली, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत अच्छी लिखी है कि ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बोला है, फॉर एग्जांपल बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर आपको डिज़ाइन करने के लिए बोला है और वो डिज़ाइन फाइनल हो गया है कि अब यही डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो टीम है या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप वो जो डिज़ाइन है वो किसी और को नहीं दोगे या फिर किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं करोगे, या फिर कोई भी रिसोर्स जिस पर आप काम कर रहे हो उसके लिए टीम को आप पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप वो रिसोर्स किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई भी सीक्रेट ऐसी चीज़ है जो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है और आप कम्युनिकेट कर पाओ ओपनली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या होगी, स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप किसी से कम्युनिकेट करो, वहाँ पर आपको मोटिवेशन मिले, दूसरे आपको बताएं या फिर आप किसी से गाइड ले सको, कोई आपको गाइड करे। तो ये सब क्या है, आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। एंड वहाँ पर एम्पावरमेंट मिले आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस फ्रेज इज बेस्ट यूज व्हेन मॉरल और मोटिवेशन आर इश्यूज। This is also a useful frame to use when motivation and commitment are essential to the success of project and organization। अब वही जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उस टाइम पे आपको इतनी नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में, आपके अंदर काम करने का मतलब हार्ड वर्किंग बहुत हो आप, लेकिन आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट ही नहीं मिला जहाँ पर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, को कोई गाइड ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये क्या करता है, जहाँ पर मोटिवेशन का इशू है, जहाँ पे आपको गाइड नहीं किया जा रहा, तो उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम जनरली अपने आसपास देखते हैं चीज़ें, वही चीज़ों को बस थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में लिखा हुआ है, बस आपको जस्ट सोचना है उन चीज़ों के बारे में। मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, मे बी आपके पास इससे भी बहुत अच्छी एग्जांपल हो, तो आपने वो एग्जांपल अपने दिमाग में लानी है, आप उसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी बात करूँ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर फ्रेम और ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो पॉलिटिकल फ्रेम भी कर सकते हो एंड सिंबॉलिक फ्रेम, छोटे छोटे से हैं, आप याद कर लो, आपके पास थ्योरी में मटेरियल लिखने के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉलिटिकल रिसोर्स फ्रेम क्या बताता है, द पॉलिटिकल फ्रेम इज ऑल अबाउट पावर। तो पॉलिटिकल का मतलब ही पॉलिटिक्स दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या होती है जी, पावर होती है, ठीक है। इट अज्यूम दैट डिसीजन एंड change don't happen unless key stakeholders and interest groups are engaged in the decision making process। अब अगर स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इट अज्यूम दैट डिसीजन एंड चेंज डोंट हैपन अनलेस की स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप आर एंगेज। मतलब क्या है कि अगर पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, सिंपल पावर की बात करें, पॉलिटिकल फ्रेम का मतलब यहाँ पर पावर है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास भी पावर होती है, ठीक है। भले से प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उनके पास क्या अथॉरिटी, क्या पावर है कि वो आपको पे कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि उनको अपना प्रोजेक्ट देखना है, बीच में विजिट करना है, तो आपसे कह सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उनकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग में किसका रोल आ गया है, स्टेक होल्डर्स का रोल आ गया, ठीक है। तो उनके पास पावर है अपना काम कराने की, ठीक है। द पॉलिटिकल फ्रेम इज ऑल अबाउट पावर, इट अज्यूम द डिसीजन, ये दोबारा कॉपी हो गया सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक फ्रेम। सिंबॉलिक फ्रेम क्या होता है, द सिंबॉलिक फ्रेम फोकसेस ऑन विजन एंड इंस्पिरेशन, दे रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन टू पीपल। अब सिंबॉलिक फ्रेम का मतलब सिंबल से ले लो, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं, जो सिंबल्स अगर मैं
अगर मैं थंब का सिंबल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर मैंने लाइक बोला है तो आप ये बोल सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, या फिर आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लाइक करना है वीडियो को। तो बहुत सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक फ्रेम में सिंबल्स के बारे में बात करी, यानी कि हमें प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन सिंबल्स तरीके से पता, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आइडिया है। तो वहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये सिंबॉलिक फ्रेम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लोगों की सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमें लोगों की सेटिस्फैक्शन चाहिए, तब हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो सिंबॉलिक फ्रेम इज़ द बेस्ट यूज व्हेन गोल्स आर अनक्लियर। वही बोला, जब हमें प्रॉपर तरीके से हमें नहीं पता कि काम किस तरह होने वाला है, बट हम चाहते हैं कि यूजर्स की या फिर लोगों की हमें सेटिस्फैक्शन मिले, कि उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा हो, तो अनक्लियर है तब हम इसको यूज़ करेंगे। और व्हेन यू नीड टू हेल्प और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, और जब आप when you need to help, और जब आपको ज़रूरत है ग्रुप की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन योर डिफिकल्ट टाइम, तभी आप सिंबॉलिक फ्रेम को यूज़ करोगे। तो ये इजी है, ठीक है। अब आपने मेन स्ट्रक्चर फ्रेम और आपका ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, इसको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल फ्रेम एंड सिंबॉलिक फ्रेम। आप थोड़ा और भी इसमें मटेरियल ऐड कर सकते हो, बट आई थिंक इतना इनफ है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, उसकी 4 हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से काम होता है। एंड उस स्ट्रक्चर फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर फ्रेम आता है, ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम आता है, पॉलिटिकल रिसोर्स फ्रेम आता है एंड सिम्बॉलिक फ्रेम आता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे एक और टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे विच इज़ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, थ्योरी नहीं मिलेगी लिखने के लिए, बट 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। और आपका स्टेक होल्डर, बार बार ये वर्ड आता है आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर, आप स्टेक होल्डर लिखेंगे। तो व्हाट इज स्टेक होल्डर, ठीक है। अ स्टेक होल्डर इज एनीवन हु इज इम्पैक्टेड बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस, प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्टेक होल्डर होता है वो एक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई टीम हो सकती है। और स्टेक होल्डर कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो प्रभावित हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को देखकर, ठीक है, जो आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपके काम में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। Next one is your stakeholders can be internal or external to an organization. Internal stakeholders are people whose interest in a company comes through a direct relationship such as employment, ownership और investment. अब stakeholders 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाले कौन है, जैसे वो लोग जो आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। इंटरेस्ट इन अ कंपनी कम्स थ्रू अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी कंपनी के साथ, सच एज एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओनरशिप भी हो सकती है, या फिर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी के अंदर, पैसा लगा रहा है, तो वो भी क्या है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, आर दोज हु do not directly work with a company but are affected somehow by the actions and outcomes of the business, suppliers, creditors and public groups and all are external stakeholders. अब external stakeholders directly आपके साथ involve नहीं है, आपकी कंपनी में वो नज़र नहीं आएंगे, बट अगर आपका कोई नुकसान होता है बिजनेस में तो उनको अफेक्ट पड़ेगा, अगर आपका फ़ायदा होता है तब भी उनको अफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे उनके एग्जाम्पल है, सप्लायर हो सकते हैं, कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, कोई भी पब्लिक ग्रुप जो आपकी कंपनी को स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो ये सब कौन है, आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। इट नॉर्मली इंक्लूड्स द मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर्स और यूजर। यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, पर डायग्राम भी बनाना ये बहुत इफेक्टिव तरीका है एग्जाम में मार्क्स लेने का और जल्दी भी बनता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो यही चीज़ को लिखना तो आपको 10 लाइनों में लिखनी पड़ेगी, आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, पर डायग्राम के थ्रू आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप एग्जाम बना देना। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, ऑनर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं और आपकी सोसाइटी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स जो भी आपके प्रोजेक्ट में, जो भी आपके काम में पार्ट ले रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल तरीके से ले रहे हैं चाहे वो एक्सटर्नल तरीके से ले रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, और वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और हुज इंटरेस्ट में बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब उनका नेगेटिव एटीट्यूड भी रह सकता है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी रह सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो स्टेक होल्डर है वो पॉजिटिवली ही आपके इन्वायरमेंट में, आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। उनका एटीट्यूड उन पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिवली कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिवली कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो रिजल्ट है वो किस पे दिखेगा, हमारी एग्जीक्यूशन पे और हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे दिखता है, ठीक है। देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेलर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, मीडिया आउटलेट्स एंड इवन सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टेक होल्डर्स की। तो स्टेक होल्डर्स सिंपली अगर लैंग्वेज में आप याद रखना चाहते हो तो ये याद रखो कि प्रोजेक्ट में और हमारे काम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंटरनल तरीके से हैं, चाहे वो एक्सटर्नल तरीके से हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं आपके काम के अंदर, तो वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की बात करिए वो क्या है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब अगर कोई एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि वो 3 साल से पहले नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो अगर वहाँ पे काम नहीं करना चाहता तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। एग्जीक्यूशन में काम तो कर रहा है, वो कंप्लीशन में काम कर रहा है प्रोजेक्ट के, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है वहाँ पर, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए वो रुका हुआ है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हैं या फिर हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया हमारी कंपनी में, तो अगर वो चाहते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपकी कंपनी क्या करे, ग्रो करे, ताकि हमें भी क्या मिले, उसका फायदा मिले, ठीक है, हमें भी प्रॉफिट मिले। तो ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड स्टेक होल्डर्स का। आई होप ये क्लियर है। देन वो कौन कौन हो सकते हैं ये हमने पीछे भी पढ़ा है, इसमें भी अच्छे से एग्जाम्पल याद कर लेना, 2-3 लाइनें आपकी इसी के बन जाएंगी, ओके। नेक्स्ट वन इज योर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट टेक टाइम टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिलेशनशिप्स विद ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसके साथ उनको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा रिलेशनशिप को अपने, एंड उनसे रिलेटेड जितने भी काम है उसको टाइम टू टाइम उनको काम करके देना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग द 4 frames of organization can help meet stakeholder needs and expectations. Senior executives are very important in stakeholders. For example, जो हमने 4 frames पढ़े, कौन कौन से पढ़े बताओ जल्दी से। हाँ जी, रिसोर्स फ्रेम पढ़ा हम लोगों ने, एक कौन सा था वो, ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम था, स्ट्रक्चर फ्रेम था, पॉलिटिकल रिसोर्स था, और कौन सा था, सिंबॉलिक था। उन चारों के थ्रू अपने स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। और जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, वो भी हमारी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज में, जैसे अगर हम गवर्नमेंट की एजेंसीज की बात करें तो वहाँ पर रिटायर हो जाते हैं लोग, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उनसे हमें फ़ायदा तो होने वाला है। उनके पास एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी में उन्होंने काम करा है, अपनी एजेंसी में उन्होंने काम करा है, अपने गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में उन्होंने काम करा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। भले से अब वो दूसरे एम्प्लॉय आ गए हैं, लेकिन उनके साथ भी उनका रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, कि अगर उनसे कुछ एक्स्ट्रा काम कराना हो तो वो करा सकें, या उनसे कुछ हमें एडवाइस लेनी हो तो हम ले सकें। तो ये हमारा था सब कुछ स्टेक होल्डर्स के बारे में, और यहाँ पर ही हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक बार रिवाइज कर लें, अगर हम सिंपल चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, देन उसके बाद स्टेजेस पढ़ी, उसके बाद एसपीएम पढ़ा हम लोगों ने, फ्रेम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेम पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा, पॉलिटिकल रिसोर्स पढ़ा, सिंबॉलिक पढ़ा, नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स पढ़ा, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी वो पढ़ा। अगर आप चाहो तो और थ्योरी ऐड कर सकते हो, बट आई थिंक इतनी इनफ है। और ये जो टॉपिक्स थे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है वीडियो और आपको क्लियर है सारे concept. If you like the video, please like and subscribe.